नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड यूनिट 4 नेतृत्व की भूमिका और गठबंधन सरकारें, रोल ऑफ लीडरशिप एंड कोalition गवर्नमेंट्स। तो गठबंधन सरकार का अर्थ नेतृत्वकर्ता के गुण, नेतृत्व की विशेषताएं, ये सब हम इसमें देखेंगे। छोटे क्वेश्चंस भी इनमें से बन जाते हैं, तो जब मैं पढ़ाऊं तो एक एक लाइन को आप अच्छे से सुने। इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। जैसे नेतृत्व की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो नेतृत्व में अनुयायी अवश्य होते हैं और नेतृत्व व उसके अनुयायियों के संबंध गतिशील होते हैं। नेतृत्व के कोई दो आवश्यक गुण बताइए। तो नेतृत्वकर्ता का या नेता का आचरण आदर्श होना चाहिए। नेता के अपने अनुयायियों से प्रभावी संबंध होने चाहिए। गठबंधन सरकार का अर्थ बताइए, या मिली जुली साझा सरकार से क्या अभिप्राय है। तो मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। जब बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर के कोई सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। त्रिशंकु संसद से क्या अभिप्राय है। तो त्रिशंकु संसद से सामान्य अर्थ यह है कि संसद में किसी भी दल अथवा गठबंधन को बहुमत प्राप्त न हो। कोई भी दल अथवा गठबंधन अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में न हो तो उसे त्रिशंकु संसद बोला जाता है। इस स्थिति को भारत में मिलीजुली सरकारों की कोई दो प्रवृत्तियां बताइए। तो पहला तो मिलीजुली सरकारों की प्रवृत्ति में अस्थिर सरकारें होती हैं और जैसे कांग्रेस या भाजपा विरोध पर आधारित होती है कि किसी को अगर बीजेपी का विरोध करना है तो वो इसीलिए कांग्रेस से मिल जाता है, या किसी को कांग्रेस का विरोध करना है तो वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हुए भी उसमें शामिल हो जाता है। तो भारत में मिलीजुली सरकारों की असफलता के दो कारण लिखिए। तो एक तो वैचारिक मतभेद या असंगतियां और दूसरा दल बदल की घटनाएं। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन हमारे इसमें क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय दलों के सामने आज नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। या द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप हैज बिकम डीपन बिफोर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जामिन। तो नेतृत्व के संकट के क्या कारण है। नेतृत्व के संकट के कारण प्रत्येक देश की राजनीति में राजनीतिक दलों के नेताओं के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए बीजेपी में मोदी का चेहरा है तो ज्यादातर वोट केवल भले ही वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे और वो बंदा बीजेपी से इसको समर्थन करता है तो ज्यादातर लोग ये सोच के वोट देते हैं मोदी को वोट दे रहे हैं। तो आज नरेंद्र मोदी एक चेहरा बने हुए हैं। तो प्रत्येक देश की राजनीति में राजनीतिक दलों के नेताओं के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी राष्ट्रीय दलों के नेताओं के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के काल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया और इनकी प्रभावी भूमिका रही। स्वतंत्रता के बाद नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा सोनिया गांधी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, इनका नेतृत्व भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रहा है। इन नेताओं के प्रखर व्यक्तित्व ने
भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है, लेकिन वर्तमान काल में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रीय दलों के सामने नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। जैसे आप कांग्रेस को देख लीजिए, उसके सामने नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी के सामने तो अभी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने नेतृत्व के लिए नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, तो इसलिए वहां पर नेतृत्व का वर्तमान में संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस में है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों ने नेतृत्व के संकट के प्रमुख कारण उनके सामने ये हैं। एक तो है पहला, योग्य नेताओं का अभाव। योग्य नेताओं का अभाव। भारतीय राष्ट्रीय दलों में नेतृत्व के संकट का सबसे पहला कारण है योग्य नेताओं का अभाव। वर्तमान में नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं का अभाव है जो दल पर अपना मजबूत प्रभाव कायम रख सकें। वर्तमान के नेताओं का कद बहुत छोटा है, उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि वे दल पर अपनी पकड़ मजबूत रख सकें। भारतीय राष्ट्रीय दलों में इस स्थिति को कमोबेश देखा जा सकता है। दूसरा है एक ही स्तर के अनेक नेता, तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते हैं। वर्तमान में लगभग सभी भारतीय राष्ट्रीय दलों में देखा जा रहा है कि एक ही स्तर के अनेक नेता मौजूद हैं। इनके ऊपर इनसे अच्छी स्थिति का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। इस स्थिति में ये सभी नेता अपने ही नेतृत्व को चुनौती देते रहते हैं और नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है नेताओं की महत्वाकांक्षा। वर्तमान में नेता अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी पार्टी नेतृत्व को चुनौती देते हैं। मान लीजिए वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को टिकट मिले सांसद का, और पार्टी नहीं देती है तो वो पार्टी का विरोध में खड़े हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसी पार्टी को हरा देते हैं और उसके समकक्ष बनने का प्रयास कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी के बाद जब कांग्रेस में नेतृत्व की समस्या उत्पन्न हुई, तब नरसिम्हा राव तथा सीताराम केसरी के बाद श्रीमती सोनिया गांधी को नेतृत्व सौंपा गया। तब उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने विद्रोह कर कांग्रेस से किनारा कर लिया और अलग पार्टी बनाई। वर्तमान में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन में नई जान डाल दी थी तथा इससे विमुख होते जा रहे अनेक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने में वो सफल रही थी, लेकिन उसके गठबंधन में शामिल अनेक दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षा उनके मार्ग में प्रमुख बाधा बनी हुई है। चौथा पॉइंट है राजनीति में बढ़ती सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद तथा जातीयता। वर्तमान में राजनीति में बढ़ती जा रही सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद की स्थिति ने भी राष्ट्रीय दलों में नेतृत्व की समस्या को जन्म दिया है। वर्तमान में स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा, उच्च आदर्श, ऊंचे मूल्यों आदि के अभाव में राजनीतिक दल अपने कार्यों से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को उछालना शुरू कर दिया है। भारतीय मतदाता भी इसमें बहकर उन्हें समर्थन देने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दलों की राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक मुद्दे, मूल्य तथा आदर्श अप्रभावी हो गए हैं और राष्ट्रीय दलों को भी जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता के मुद्दे अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके कारण भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार दूर हो गए हैं और स्थानीय मुद्दे हावी हो गए हैं। इससे स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव राष्ट्रीय दलों में बढ़ने लगा है। ये स्थानीय नेता भी गाहे बगाहे राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती देने लगते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। पांचवा पॉइंट है सर्वव्यापी भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय दलों में नेतृत्व की समस्या का एक अन्य कारण है राष्ट्रीय दलों के नेताओं पर लगे एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप। इन आरोपों से भी जनता का नेताओं से विश्वास उठ गया है और वे अब आदर्शवादी, मूल्यपरक राष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय राजनीति के स्थान पर लोकसभा के चुनाव में भी स्थानीय मुद्दों को अधिक तरजीह देते हैं। उदाहरण के लिए आलू प्याज के बढ़ते दामों व बढ़ती महंगाई से व्यथित होकर उत्तर भारत की जनता ने भाजपा के विरोध में मतदान किया और एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलते कांडों से भी दलीय नेताओं से जनता का विश्वास डगमगा गया। ऐसी स्थिति में आदर्शों और मूल्यों से भरी राजनीति के पथ पर चलकर जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार के दलदल से बचकर रहते हुए किसी दल के नेता को राष्ट्रीय स्तर पर उभरना बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए जो पुराने
नेता इस विश्वास को अभी तक जैसे तैसे बनाए हुए हैं, वे ही राष्ट्रीय दल का नेतृत्व भी संभाल रहे हैं। लेकिन चारों तरफ बिखरे उक्त दलदल के कारण नए राष्ट्रीय नेता नहीं उभर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज ये कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय दलों में आज नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। अब बात करें भारत में मिलीजुली सरकारों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो चौथे आम चुनाव से लेकर वर्तमान तक भारत के अनेक राज्यों में संयुक्त दलों की मिलीजुली सरकारें बनी। हम इस पॉइंट में भारत में मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं या प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। इन मिलीजुली सरकारों की कुछ प्रमुख सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला तो है अस्थिर सरकारें। मिलीजुली सरकारें प्राय अस्थिर सरकारें होती हैं। ये अधिक दिनों तक विभिन्न दलों की नीतियों तथा उनके नेतृत्व के टकराव के कारण टिक नहीं पाती हैं। घटक दलों में जब अत्यधिक मतभेद हो जाते हैं तो कुछ या प्रमुख घटक दल सरकार से समर्थन वापस ले लेता है और सरकार का पतन हो जाता है। 1996 के चुनाव से पूर्व मिलीजुली सरकारों के सभी घटक दलों का मुख्य मुद्दा कांग्रेस का विरोध करना था, लेकिन 1996 के बाद के चुनाव में यह मुद्दा कांग्रेस के विरोध से हटकर भाजपा के विरोध पर आकर टिक गया है। यही मिलीजुली सरकारों का एकमात्र सिद्धांत या कार्यक्रम रहता आया है। फलतः ऐसी सरकारें जल्दी ही अविश्वसनीय हो जाती हैं और राज्यों की मिलीजुली सरकारें या तो केंद्र सरकार द्वारा अवसर मिलते ही अपदस्थ कर दी जाती हैं या स्वयं ही किसी घटक दल के संयुक्त मोर्चे से अलग हट जाने से अपदस्थ हो जाती है। मई 2009 के लोकसभा चुनाव के पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार भी अनेक राजनीतिक दलों के समर्थन पर टिकी हुई थी, जैसे रागपा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, सपा, राजद, बसपा आदि। दूसरी विशेषता है कांग्रेस या भाजपा विरोध जैसे नकारात्मक आधारों पर सरकार का गठन। प्रारंभ में मिलीजुली सरकारों का उद्देश्य कांग्रेस दल से सत्ता छीनकर उसके राजनीतिक एकाधिकार को तोड़ना रहा था। सभी दलों के मेलजोल या एकता का एकमात्र आधार था कांग्रेस का विरोध करना। लेकिन 1991 के लोकसभा तथा 91 और उसके बाद हुए उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में जनता दल, सपा, तेलुगु देशम, अगप, वामपंथी दल, द्रमुक आदि दलों का प्रमुख कार्यक्रम कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का विरोध करना रहा। मतलब जो दल बड़ा होने लगे उसका विरोध करने लग गया। 2004 के चुनाव में और चुनाव के बाद राजग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अतिरिक्त सभी दल परस्पर विरोध रहते हुए भी इस आधार पर संगठित हो गए कि भाजपा को सत्ता से पदच्युत करना है, सत्ता से हटाना है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस नीत गठबंधन के नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और साम्यवादी दलों, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने इसी आधार पर इसे सरकार से बाहर रहते हुए समर्थन किया ताकि भाजपा सत्ता से बाहर रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भी कमोबेश यही स्थिति रही। वर्तमान में सपा, बसपा, रागपा, राजद, नेका अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय की बात है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल कांग्रेस को सत्ता से अपदस्थ करने या केवल भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए नकारात्मक आधारों पर ही मिलीजुली सरकारों की बालू का महल निर्मित होता रहा है, जिसे खड़ा करने के लिए बाहर से जो सुरक्षात्मक परिस्थितियां खड़ी की जाती हैं वे राजनीति को राजनीतिक नैतिकता से विहीन कर रही है। तीसरा पॉइंट है ध्रुवीकरण का अभाव। मिलीजुली सरकारें सुविधाओं की आदी रही हैं। उनका गठन राजनीतिक दल के ध्रुवीकरण के सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए 1989 में 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी मिलीजुली सरकार में उग्र वामपंथी तथा दक्षिणपंथी दोनों प्रकार के दल इसका समर्थन कर रहे थे। गुजरात सरकार में एक तरफ कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल सरकार का समर्थन कर रहा था जो केंद्रवाद की प्रवृत्ति की ओर झुका हुआ है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल थे जो संघवाद की प्रवृत्ति की ओर झुके हुए हैं। विभिन्न दलों की विचारधाराओं और कार्यक्रमों पर परस्पर विरोधाभास है। इसी प्रकार राज्यों में भी जहां मिलीजुली सरकारें हैं वहां सरकार के विभिन्न दलों की विचारधाराओं में पर्याप्त विरोधाभास मिलता है। यही नहीं, ये दल अपनी परस्पर विरोधी धारणाओं को छोड़कर ध्रुवीकृत होने की तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं। ध्रुवीकरण से मतलब है कि
केवल दो ही पार्टी होना। चौथा पॉइंट है संयुक्त उत्तरदायित्व के संसदीय सिद्धांत की अवहेलना। मिलीजुली सरकारों ने संसदीय नियमों और सिद्धांतों को ताक में रख दिया है। इन सरकारों में एक मंत्री दूसरे मंत्री की आलोचना करता रहता है। घटक का एक दल अपने ही दल की सरकार का मजाक उड़ाता है। यहां तक कि घटक के एक दल का सदस्य लोकसभा में अपनी ही सरकार द्वारा रखे गए विधेयक का मुखरता से विरोध करता है। सरकार के एक घटक दल का अध्यक्ष सरकार को अपदस्थ करने की धमकी देता है और उस घटक दल का ही प्रधानमंत्री है। वह अन्य अनेक मंत्री हैं जो इस पर मौन बने रहते हैं। यह सब संयुक्त उत्तरदायित्व की अवहेलना है जो संसदीय लोकतंत्र का एक आधारभूत तत्व है। पांचवा पॉइंट है मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के पद की शक्ति व गरिमा में ह्रास आ जाना। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार के सभी प्रमुख घटकों के नेता मिलकर प्रधानमंत्री के कार्य को न केवल तय करते हैं बल्कि उसके कार्य में व्यवधान डालते रहते हैं। अनुकूल कार्य न करने पर उसको अपदस्थ कर दिए जाने अर्थात अपना समर्थन हटा लेने की धमकी देते हैं। मंत्रिमंडल के आकार को भी यही सब घटक मिलकर तय करते हैं। छठा पॉइंट है तनाव की राजनीति का उदय। मिले जुले मंत्रिमंडलों के कार्यकाल में तनाव और मतभेद पैदा होता है। इसमें विभिन्न घटक दलों में मतभेद और तनाव बढ़े हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद बढ़े हैं। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के बीच तनाव में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों तथा सहयोगी दलों के नेताओं के बीच तनाव बढ़े हैं। सातवीं विशेषता है सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव। मिलीजुली सरकार के या गठबंधन सरकार के भागीदार दल समान विचारधारा से जुड़े हुए और समान धर्मा हों तो मिलीजुली सरकार एक मजबूत इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन इन मिलीजुली सरकारों के भागीदार दल समान विचारधारा के नहीं होते हैं। इनमें विचारधारात्मक एकता नहीं पाई जाती है। मिलीजुली सरकारों में वामपंथी, दक्षिणपंथी एवं मध्यम वर्गीय विचारधाराओं के दल सम्मिलित होते हैं। ये सभी दल विचारधारा एवं कार्यक्रमों की एकता से रहित अवसरवादी गठबंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सब विवेचन से स्पष्ट होता है कि मिलीजुली सरकारें विचारधारात्मक एकता के अभाव के कारण अस्थिर एवं अनुत्तरदायी होती है। मिलीजुली सरकारों की असफलता के क्या कारण हैं? तो असफलता मिलीजुली सरकारें सफल क्यों नहीं होती हैं? एक तो दल बदल की घटनाएं समय समय पर होती हैं। एक उनमें वैचारिक मतभेद और असंगतियां होती हैं। एक उनके स्वार्थ और पद लोलुपता, मुझे मंत्री बनाया जाए, मुझे किसी संस्था का अभिकरण का अध्यक्ष बनाया जाए, वो स्वार्थ और पद लोलुपता। उनका नकारात्मक दृष्टिकोण, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव और दिशाहीन सरकारें जिनका कोई निश्चित एजेंडा नहीं होता, निश्चित उद्देश्य नहीं होता, ऐसी सरकारें। इन कारणों से ये असफल हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके छोटे क्वेश्चन हमने प्रारंभ में ही देख लिए थे। मिलीजुली सरकारों के कोई दो लक्षण बताइए। अभी मैंने विस्तार से चर्चा की मिलीजुली या गठबंधन सरकारों के लक्षणों की, विशेषताओं की। मिलीजुली सरकार में कम से कम दो भागीदार होते हैं और भागीदारों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। मिलीजुली सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। जैसे जो पार्टी समर्थन दे रही है वो कहती है साहब हमें 3 मंत्री मेरे पार्टी से बनाए जाए, या मेरी पार्टी का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरह से समझौते के आधार पर होता है। मिलीजुली सरकारों की कोई दो कमियां बताइए। तो सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव होता है और संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण ये देखने को इनमें मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।